दुनिया अभी आबनाए हुर्मुज़ से को ही खुलवा नहीं पाई थी कि एक और बहुत बड़ा बहरी रास्ता बंद होने जा रहा है और उसका नाम है बाबुल मंदब। और ये है यमन, इंडोनेशिया, सिंगापुर और जिबूती के करीब। और उसके सामने से ये जो समंदर गुज़रता है उसका ये बहुत बड़ा बहरी रास्ता है। और यमन के हौसी जो हैं वो एक बहुत ही मौसर और मरबूत हिकमत अमली पे काम कर रहे हैं ताकि वहाँ पर भी जो जहाज़ गुज़रे, तिजारती सामान वहाँ से गुज़रे, उस पर टोल वसूल किया जाए, ट्रांज़िट फ़ी वसूल की जाए। और उसकी तफसीलात क्या हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। और यमन की जो हौसी हैं वो एक हिकमत अमली पे काम कर रहे हैं। और किस हिकमत अमली पे काम कर रहे हैं? वो लेना चाह रहे हैं ट्रांज़िट फ़ी बाबुल मंदब पे। और जिस तरह आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान ने अपना कंट्रोल मजबूत किया, अपनी गिरफ्त को मजबूत किया और उसके बाद टोल लेना शुरू किया और उसके बाद उन्होंने सारा जो पैसा था वो कौमी ख़जाने में जमा कराया, यमन के हौसी बिल्कुल उसी मॉडल पे लेकिन थोड़ी सी तब्दीली के साथ बाबुल मंदब को भी बंद करना चाह रहे हैं। और बंद करने से मुराद उनकी ये है कि वो एक टोल बनाना चाह रहे हैं वहाँ पे, ताकि वहाँ से जो भी गुज़रे उस नाके से, उस चुंगी से, वो वहाँ पे पेमेंट करे यमन के हौसियों को और उसके बाद बाहिफाजत वहाँ से गुज़र जाए। अब ये जो रास्ता है इसको अगर आप आबनाए हुर्मुज़ से देखना शुरू करेंगे तो ये आबनाए हुर्मुज़ से तकरीबन 3,500 किलोमीटर दूर है। इसका मैप बनाने लगेंगे आप कागज़ पे तो आप आबनाए हुर्मुज़ से एक यू शेप बनाना शुरू करेंगे और ये आप खलीज ओमान की तरफ आएंगे, बहिरा अरब की तरफ आएंगे, खलीज अदन की तरफ आएंगे। और उसके बाद जब आप बहिरा अहमर की तरफ जाएंगे तो ये दरमियान में एक रास्ता है। और अपने सबसे ज़्यादा जो तंग मकाम है वहाँ पर ये तकरीबन 29 किलोमीटर चौड़ा है। और वहाँ पर चाहते हैं यमन के हौसी कि वहाँ पर एक टोल बना दिया जाए और वहाँ से जो भी गुज़रे वो इसमें टोल फ़ी पे करे और उसके बाद वहाँ से गुज़र सके और यमन के हौसियों की इजाज़त से ही गुज़र सके। अब अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि यमन के हौसियों ने इसके बारे में सोचा क्या है। उन्होंने ये कम से कम इतना ज़रूर सोचा है कि जब भी हम कोई टोल वसूल करेंगे वो डॉलर्स में नहीं होगा। तो आप इसको आसान ज़बान में कह सकते हैं कि जो अमेरिका का डॉलर है, पेट्रो डॉलर है, वो एक बार फिर आबनाए हुर्मुज़ के बाद बाबुल मंदब पर भी गर्क कर दिया जाएगा। और उसके बाद एक नई करेंसी वजूद में आएगी। जिस तरह हमने पहले भी कहा कि आबनाए हुर्मुज़ की करेंसी है वो डिजिटल करेंसी है और या फिर युआन है, इसी तरह बाबुल मंदब की भी एक करेंसी बनेगी और वो यकीनी तौर पे चाइनीज़ युआन होगा या फिर वो डिजिटल स्टेबल कॉइन्स जो क्रिप्टो करेंसी है, वो कॉइन्स जिनमें इस्तेहकाम देखा जाता है, जो बहुत तेज़ी से जिनकी कीमत नहीं गिरती है और उनको कैश कराया जा सकता है बहुत आराम से, उन कॉइन्स में उन डिजिटल पेमेंट्स के ज़रिए वसूली की जाएगी। और उसके बाद एक कोड दिया जाएगा जिस तरह आबनाए हुर्मुज़ पे ईरान एक कोड देता है गुज़रने के लिए जहाज़ों को, और उसके बाद वहाँ से जहाज़ बाबुल मंदब से गुज़र सकेंगे। अब अगर इस रास्ते को बंद कर दिया जाए या यहाँ पर कोई नाका लगा दिया जाए, चुंगी वसूल की जाए, यहाँ पर टोल लगा दिया जाए, तो कौन से ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे? अगर आप इसको देखना शुरू करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये एक मोटे मोटे अगर हम रीजन्स को देख लें तो एशिया का सामान यूरोप जाने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मिडल ईस्ट को भी जो जितने मुल्क हैं यहाँ मशरिक़ वस्ता के खलीज के ममालिक हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जो खलीजी ममालिक हैं उनका तेल यहाँ से गुज़रता है और उनका तेल जो है वो यहाँ से नहीं गुज़र पाएगा बग़ैर पैसे दिए। और इसी तरह जो अमेरिका का बहुत सारा तिजारती सामान है जो ड्राई कार्गो होता है वो यहाँ से नहीं गुज़र सकेगा। इसी तरह सऊदी अरब है, इराक़ है, इसके अलावा मुत्तहदा अरब अमारात है, इनकी जो तेल की पैदावार है वो यहाँ से जो एक्सपोर्ट करते हैं, ये ऑयल एक्सपोर्ट्स करते हैं, वो यहाँ से नहीं गुज़र सकेगी। दुनिया का तकरीबन 10% जो तेल है वो यहाँ से गुज़रता है बाबुल मंदब से। और इसके अलावा जो तिजारती सामान है मजमूई तौर पर वो 12% गुज़रता है। तकरीबन 20,000 के करीब वेसल्स जो हैं, जो तिजारती जहाज़ हैं, वो यहाँ से हर साल गुज़रते हैं। तो ये एक इंतहाई मसरूफ़ रास्ता है। और आबनाए हुर्मुज़ के बाद अगर इसे भी बंद कर दें आप और यहाँ से भी टोल लेना शुरू करें तो इसका मतलब है कि दुनिया को आपने एक यू शेप के अंदर लिया है और दोनों तरफ से बंद कर दिया है। और अगर किसी को आबनाए हुर्मुज़ से नहीं जाना और उसको बहुत लंबा रास्ता तय करके यहाँ से गुजरने का भी प्रोग्राम है तो यहाँ भी उसको पैसे देने पड़ेंगे, टोल देना पड़ेगा। तो यानी आबनाए हुर्मुज़ पे ईरान का कंट्रोल है और इस तरफ यमन के हौसियों का कंट्रोल हो जाएगा। तो दोनों तरफ से तिजारती सामान यहाँ से नहीं जा सकेगा।
अब अगर तिजारती सामान को हौसी रोकते हैं तो क्या होता है? इंटरनेशनली जो आलमी कवानीन है उसके मुताबिक तो यहाँ पर कोई इस तरह का टोल नहीं बनाया जा सकता और वसूल भी नहीं किया जा सकता, यानी जो कुछ भी यमन के हौसी करेंगे वो किसी दर्जे में कहलाया जाएगा कि किसी तरह से अपनी चीज़ को नाफिज करने वाली बात होगी, और उसको बहुत सारे मुल्क ज़बरदस्ती शुरू में देना शुरू करेंगे पैसे। तो जो ज़बरदस्ती का काम होगा उसको रोकने के लिए ये ममालिक जिनकी यहाँ से तिजारत बहुत ज़्यादा होती है, फिर ये भी मुमकिन है कि वो अपनी नेवी को यहाँ भेजने की कोशिश करें, या वो किसी तरह कोई हिफाजती इंतज़ाम ऐसा बनाएं जिसके ज़रिए वहाँ से उनके जहाज़ बाबुल मंदब से बग़ैर किसी पेमेंट के यहाँ से गुज़र सकें। अब ये इतना आसान नहीं होगा। जब यहाँ से गुज़रने लगेंगे तो हौसियों का यहाँ पर एक वो बहुत ही मुकम्मल कंट्रोल भी है, बहुत ही उनकी गिरफ्त मजबूत भी है, और वो जब इस मेकैनिज़म को बनाने जाएंगे, इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, इस पर अमल दरामद करने जाएंगे, तो मज़ीद कुछ ऐसे इक़दामात भी करेंगे कि किसी भी तरह कोई भी मुल्क अपने जहाज़ को यहाँ से अपनी किसी हिफाजत में या किसी हिफाजती इंतज़ाम के तहत यहाँ से गुजार ना सके। अब अगर इस तरह की कोई हिफाजती इंतज़ाम होता है तो क्या अमेरिका भी अपनी नेवी को कहेगा कि वो रेड सी में मौजूद रहे, खलीज अदन के पास मौजूद रहे, और उसके बाद एक एक जहाज़ को या कुछ तिजारती जहाज़ों को एक जगह रोक कर एक काफ़िले की सूरत में यहाँ से गुजारा जाए सिक्योरिटी के तहत? तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा तमाम ममालिक के लिए। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात को, इराक़ को, सऊदी अरब को, इन सब को भी देखना पड़ेगा। इसी के साथ साथ यहाँ से चीन के भी कुछ तिजारती सामान गुजरता है, तो अगर उनको भी रियायत फिर भी दी गई तब भी यहाँ पर जो जहाज़ हैं उनकी तादाद इतनी है कि वहाँ से अगर गुज़रें और उनसे थोड़ा बहुत भी टोल लिया जाए तो वो भी ठीक ठाक बन जाता है। तो बाबुल मंदब का जो हौसी बता रहे हैं यमन के कि बाबुल मंदब को हम बंद करेंगे या बाबुल मंदब पे कोई नाका लगाएंगे, तो वो होगा तो अपना हुर्मुज़ की तर्ज पे जिस तरह ईरान ने वहाँ किया है, लेकिन ईरान का मॉडल वो फॉलो नहीं करने जा रहे। तो वो किस तरह का मॉडल फॉलो करेंगे ये आने वाले दिनों में कुछ वाज़ेह हो पाएगा कि किस तरह ये यमन के हौसी सोच रहे हैं। लेकिन वो अब कागज़ पे इसको लिख रहे हैं, अब इसके ड्राफ्ट तैयार हो रहे हैं और इसको बहुत सारी मीटिंग्स के अंदर इसको डिस्कस किया जा रहा है, जो हौसियों की लीडरशिप है, और उसके बहुत सारे जो पेमेंट मैकेनिज़्म हैं, जो वहाँ से गुज़रने के प्रोटोकॉल्स हैं, उन सब चीज़ों को भी तय किया जा रहा है। तो एक बहुत ही जामे हिकमत अमली पे काम कर रहे हैं। ये इस तरह से कोई बात ऐसी हवाई नहीं है कि वो ये सोच रहे हैं कि वो कर गुज़रें, वो बहुत बारीक बीनी से जायज़ा ले रहे हैं कि हमारी कानूनी हदूद क्या हैं, हम कहाँ से कहाँ तक टोल ले सकते हैं, कौन कौन से ममालिक ऐसे हैं जो बराह रास्त उस टोल की जद में आएंगे और उनसे हमें कैसे निमटना पड़ सकता है, वो कौन कौन से तरीक़े ऐसे हैं जिन पे वो अमल करेंगे और टोल नहीं देंगे और अपने तिजारती सामान को, अपने तेल को यहाँ से गुजारने की कोशिश करेंगे। तो उनसे निमटने का हमारा तरीक़ाकार क्या होगा, इस पर भी बहुत सारे इजलास ऐसे हैं जिन पर यमन की जो हौसी हैं वो अपनी उनकी जो लीडरशिप है वो इस पर मुसलसल बात कर रही है। बाबुल मंदब रास्ता तो बहुत छोटा सा है, तकरीबन 29 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन ये छोटा सा रास्ता भी इम्पैक्ट बहुत बड़ा डालेगा जो आलमी तिजारत है उस पर, क्योंकि यहाँ से रोज़ाना 70 लाख बैरल तेल गुजरता है और मजमूई तौर पे 10% तेल गुजर रहा होता है दुनिया की जो कंजम्पशन है। अगर इसको रोकेंगे, इसको महंगा करेंगे तो यहाँ पे मज़ीद महंगाई का एक तूफ़ान आ सकता है। इसी के साथ साथ जब यहाँ से गुजरने पे कोई मुश्किल आने लगेगी, कोई सिक्योरिटी चैलेंजेस होंगे, तो जो शिपिंग के जो इंश्योरेंस है वो भी बहुत महंगी हो जाएगी। और हमने आबनाए हुर्मुज़ पर इसकी रिहर्सल देख चुके हैं, एक एपिसोड हम वहाँ पर देख चुके हैं। जो ईरान ने किया है वो ये किया है कि आबनाए हुर्मुज़ पे उसने अपनी गिरफ्त को मजबूत करने के लिए डिजिटल पेमेंट्स और युआन के अंदर पेमेंट्स लेनी शुरू की हैं, उसको अपने कौमी ख़जाने में भरना शुरू किया है और बाकायदा अपने मरकज़ी बैंक में जमा कराना शुरू किया है। और बाकायदा एक पूरा निज़ाम है जिसके तहत जब जहाज़ आते हैं तो वो अपनी तमाम तफसील देते हैं, अपने स्टाफ की तफसील देते हैं, कार्गो की तफसील देते हैं, जहाज़ की मिल्कियत की तफसील देते हैं, किस मुल्क के जहाज़ हैं वो तफसील देते हैं, और उसके बाद उन्हें एक टोकन इशू किया जाता है, एक कोड दिया जाता है। उस कोड को जब वो ईरानी पासदारान इनकलाब के साथ शेयर करते हैं तो ईरानी पासदारान इनकलाब उन्हें अपनी हिफाजत में ईरान के साहिलों के करीब से गुजार कर आबनाए हुर्मुज़ पार कराते हैं, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ जो एक 33 किलोमीटर चौड़ा जो जगह है वहाँ पर तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे हज़ारों के करीब बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं और सिर्फ ईरान जानता है कि किन मकामात पर उस पानी में बारूदी सुरंगें नहीं हैं और कहाँ से तिजारती जहाज़ों को लाया जा सकता है। और ईरान ने इस पर अपना जो भी कुछ सोचता है पॉलिसी उस पर अमल दरामद भी करके दिखाया है दो तरह से। एक तो वो जहाज़ जिन्होंने इजाज़त नहीं ली ईरान से, वो आबनाए हुर्मुज़ से नहीं गुजर सके, उन्हें निशाना बनाया गया, तबाह कर दिया गया ईरान की जानिब से। और
جن جہازوں نے اجازت لی ان کو کامیابی سے گزارا گیا، ان سے ٹول وصول کیا گیا، اور جو 34 جہاز اب تک ایران کے تھے وہ امریکی بحریہ کے بالکل سامنے سے گزر کر ایران کی بندرگاہوں پہ لنگر انداز ہوئے، پہنچ گئے، بحفاظت پہنچے، اور ان کے وہاں پہنچنے پر خوشی منائی گئی۔ تو باب المندب آنے والے دنوں میں ایک بہت ہی ہاٹ ٹاپک ہونے والا ہے، کیونکہ جس طرح دنیا آج آبنائے ہرمز کو ڈسکس کر رہی ہے اور اس کی جو اس سے جڑی تکلیفیں سہ رہی ہے، پیٹرول پرائسز مہنگی ہونے کی صورت میں اور دیگر مہنگائی کی وجہ سے، دیگر آئٹمز کی مہنگائی کی وجہ سے، اسی طرح اگر باب المندب بھی مہنگا ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، تو باب المندب سے جڑی جو ایک مہنگائی کی لہر ہے وہ ایشیا سے لے کے مڈل ایسٹ اور پھر آگے یورپ اور امریکہ تک محسوس کی جائے گی، اور تجارتی جو سامان ہے وہ بھی مہنگا ہو جائے گا، ایکسپورٹس بھی مہنگی ہو جائیں گی، بہت سارے مسائل آئیں گے، سیکیورٹی کنسرنز ہونے کی وجہ سے بہت سا سامان اور تجارت اس طرح نہیں ہو سکے گی جس طرح آج آزادانہ ہوتی ہے، بے فکری کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور آنے والے دن بتائیں گے کہ باب المندب کے قریب ایک ریڈ سی میں بھی کیا کوئی میدان لگنے والا ہے، اور خلیج عدن کے پاس بھی کوئی ٹینشن ہونے والی ہے، یا پھر یہ دنیا اس کو کسی بہتر انداز میں ڈیل کرے گی، اور یمن کے حوثی جو ہیں وہ اس کو کرنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو آنے والے دن بتائیں گے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئے خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔